हमने अभी तक सेक्शन 16 की 3 डिडक्शंस करी है जो कि आपको ग्रॉस सैलरी में से मिलती है। 3 डिडक्शंस हो गई। अब हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे आए। सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेच्युटी वाला रिटायरमेंट बेनिफिट कर लिया। अब नेक्स्ट है पेंशन। सेकंड रिटायरमेंट बेनिफिट है पेंशन। पेंशन क्या चीज होती है कि आप जब अपनी नौकरी से रिटायर होते हो, आप जब काम करना बंद कर देते हो, तो आपको महीने की महीने या फिर लमसम या फिर बोथ एक पेमेंट रिसीव होता है। वो पेमेंट क्यों रिसीव होता है? सेम रीजन उसका भी ग्रेच्युटी वाला ही है। आपने इतने साल एक कंपनी में नौकरी करी, तो वो कंपनी आपके रिटायरमेंट के बाद जब आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं रहेगी तो आप अपना खर्चा कैसे उठाओगे? उसी के लिए गवर्नमेंट ने पेंशन की चीज बांध रखी। पेंशन दोनों को मिलती है, गवर्नमेंट वालों को भी मिलती है और प्राइवेट वालों को भी मिलती है। केवल गवर्नमेंट के केस में पेंशन नहीं होती है। गवर्नमेंट के केस में तो मैंडेटरी है। अलग अलग पे स्केल्स बनते हैं, पे कमीशंस बनते हैं। जैसे इस बार अब अपना रिसेंट 8th पे कमीशन आ गया। हर 10 साल में पे कमीशन अप्रूव करती है गवर्नमेंट। अप्रूव करना नहीं करना गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब उन्होंने 8th पे कमीशन अप्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी जो बेसिक पे है, केवल बेसिक पे, डीए वगैरह की बात नहीं कर रही हूं मैं, बेसिक पे इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक पे इंक्रीज हो गई तो पेंशन भी आपको इस बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही मिलती है। आपकी जितनी सैलरी होती है ना, उस सैलरी का ही कुछ परसेंटेज आपको एज अ पेंशन रिसीव होता है आफ्टर योर रिटायरमेंट। आफ्टर योर रिटायरमेंट, या फिर अगर आपकी डेथ हो गई है तो फिर आपकी फैमिली वालों को वो पेंशन मिलती है, स्पाउस को मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलती है। अमाउंट कम हो जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉय था, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉय की डेथ के बाद में उसके स्पाउस को वो पेंशन का अमाउंट मिलता है। स्पाउस बोले तो अगर आदमी है तो बीवी, बीवी और अगर औरत है तो पति। स्पाउस मतलब बेटर हाफ, पति पत्नी। मतलब आज जैसे शुभम राठौड़ की शादी होगी तो राठौड़ की जो पत्नी है ना वो तुम्हारी स्पाउस है, तुम्हारी। नहीं, इसकी नहीं, तुम्हारी पर्सनल बीवी, पर्सनल, ऐसा, तो उसे स्पाउस बोला जाता है। चलिए, तो पेंशन क्या है? पेंशन इज अ पीरियोडिक पेमेंट made specially by government or a company or other employers to employee रिटायरमेंट के बाद में। तो इसका मतलब पेंशन में बिफोर रिटायरमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट जैसी कोई चीज नहीं आती जैसा ग्रेच्युटी में आता है, क्योंकि पेंशन मिलती ही आपको कब है? आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी। अब कितने टाइप से आपको पेंशन मिल सकती है? तो पेंशन 2 टाइप की होती है। एक होती है कम्यूटेड पेंशन, मतलब लमसम, आप रिटायर हुए, रिटायर होते ही आपको इकट्ठा जो पैसा मिलता है ना पेंशन का, वो कहलाता है लमसम पेंशन। इकट्ठा पैसा, एक साथ मोटा पैसा मिलता है पेंशन का, पीएफ का, ग्रेच्युटी का। तो रिटायरमेंट के टाइम पे अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक। और एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन, मतलब आपकी पूरे लाइफ टाइम की जितनी भी पेंशन बन रही है, मान लीजिए कि आपके लाइफ टाइम की पेंशन बन रही है सपोज 30 लाख, सपोज है ना। अब इसमें से कुछ अमाउंट तो आप लमसम रिसीव कर लोगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप मंथली बेसिस पर रिसीव करोगे। मान लीजिए 30 में से आपने 10 लाख रुपया तो लमसम ले लिया, रिमेनिंग 20 आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन जाएगी। मतलब मंथली अमाउंट एक फिक्स हो जाएगा कि आपको हर महीने इतना पेंशन का पैसा मिलता रहेगा, ठीक। तो पेंशन दोनों तरीके से, आप दोनों भी ले सकते हो। अगर आप पूरी पेंशन लमसम लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो। दोनों तरीके होते हैं आपके पास।
ठीक, लमसम विड्रॉ नहीं करवाना चाहते हो और पेंशन केवल मंथली बेसिस पे लेना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। ठीक, बेस्ट होता है हाँ मंथली पेंशन लेना। मंथली पेंशन मिलती, नो डाउट उस पर टैक्स तो लगता है, लेकिन ठीक है, हर महीने पैसा आता रहता है आपके पास, और जनरली लोग बाग लेते भी मंथली पेंशन ही है। तो अनकम्यूटेड पेंशन मतलब वो पेंशन जो आपको पीरियोडिकली रिसीव होती है, और कम्यूटेड पेंशन मतलब जो लमसम पेंशन का पैसा आपने विड्रॉ कर लिया। दो टाइप की पेंशन्स होती हैं, कम्यूटेड मतलब लमसम इकट्ठा, अनकम्यूटेड मतलब पीरियोडिकल पेमेंट, मंथली जो पेमेंट होता है। ठीक, अब इसी के बेसिस पे टैक्सेबिलिटी आती है। अगर पेंशन अनकम्यूटेड है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, मतलब मंथली पेंशन जो होती है ना वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। आप चाहे कोई भी हो, आप सरकारी नौकरी वाले हो या फिर प्राइवेट वाले हो, आपकी जो अनकम्यूटेड पेंशन है ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, फुल्ली टैक्सेबल। इसमें आपके मन में चीज थोड़ी बहुत आ रही होगी कि भाई हमारे दादा को या दादी जी को या किसी को पेंशन मिलती है। इन एनी केस अगर कोई है ना, तो दादाजी को दादी जी को पेंशन मिलती है तो उस पर तो उनको शायद टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो वो ऐसा होता होगा कि अगर दादाजी की डेथ हो गई है तो उनके बिहाफ पर पेंशन मिलेगी दादी को। अब जब डेथ के केस में पेंशन रिसीव हो रही है ना स्पाउस को, तो वो एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। डेथ वाले केस में कि जो एम्प्लॉय था, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो उसके बिहाफ पर जिसको भी पेंशन मिल रही है उसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होती, फैमिली पेंशन बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए वो अभी यहां पर काम का नहीं है। पेंशन अगर कम्यूटेड है, कम्यूटेड मतलब अगर आपको मंथली पेंशन मिल रही है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। अभी आपको कोई भी अदर केसेस नहीं देखने, मतलब अदर केसेस मतलब इसमें आप डेथ वाला केस नहीं इंक्लूड करोगे। ठीक है, अगर आपको पेंशन कम्यूटेड मिल रही है मतलब लमसम पेंशन आपने विड्रॉ करवाई है, सरकारी नौकरी वाले हो तो एग्जेम्प्ट, सरकारी नौकरी वाले नहीं हो तो डिपेंड करेगा ग्रेच्युटी के ऊपर। अगर आपको ग्रेच्युटी भी मिल रही है, देखो ग्रेच्युटी मिलना मतलब मान लीजिए 20 लाख ग्रेच्युटी का मिल रहा है और 10 लाख रुपया आपको पेंशन का मिल रहा है, या ऑपोजिट कैसा भी मान लो, ये ग्रेच्युटी का ये पेंशन का, तो आपके पास रिटायरमेंट पे ज्यादा पैसा आ रहा है ना। और एक जगह बात करते हैं कि आपको केवल पेंशन का पैसा मिल रहा है, एक इंसान को तो रिटायरमेंट पे 30 लाख मिल रहा है, एक इंसान को रिटायरमेंट पे 20 लाख मिल रहा है, सरकार किससे ज्यादा टैक्स लेगी? 30 लाख वाले से। तो सिंपल, अगर आपको ग्रेच्युटी साथ में मिल रही है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट होगा, और अगर ग्रेच्युटी साथ में नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ग्रेच्युटी साथ मिल रही है तो एग्जेम्पशन कम मिलती है, 1/3 का कम हो गया ना 1/2 के कंपैरिजन में। 1/2 तो हो गया आपका 50%, 1/3 हो गया आपका 33.33%। तो अगर ग्रेच्युटी साथ में मिल रही है, एग्जेम्पशन कम मिलेगी। एग्जेम्पशन है 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, टोटल में आ गया कम्यूटेड प्लस अनकम्यूटेड, लमसम वाली भी मंथली वाली भी, टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको ग्रेच्युटी साथ में नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। इसमें कोई 3 या 4 चीजें नहीं पढ़नी होती, फिक्स्ड है 1/3 और हाफ। 1/3 कब होगा? जब आपको ग्रेच्युटी साथ में मिल रही है। अगर आपको ग्रेच्युटी साथ में नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल नहीं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट अमाउंट पढ़ रहे हैं हम, 1/3 और हाफ एग्जेम्पशन का अमाउंट है, टैक्सेबिलिटी का अमाउंट नहीं है। ठीक है, समझे?
पेंशन को एक बार वापस से देखो। पेंशन अगर आपको अनकम्यूटेड मिल रही है फुली टैक्सेबल, अगर आपको कम्यूटेड मिल रही है, सरकारी नौकरी वाले हो फुल्ली एग्जेम्प्ट, सरकारी वाले नहीं हो चेक करो ग्रेच्युटी साथ में मिल रही है क्या। अगर ग्रेच्युटी साथ में मिल रही है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट होगा। अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। करें पेंशन का क्वेश्चन। मिस्टर अमित हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब ऑन 31/3/23। क्या समय पे रिटायर हुआ है? फ्रॉम 1/4/23 he was entitled to a pension of 3,000 per month. On 1/8/23 he got 80% of his pension commuted और अमाउंट कितना मिला है कम्यूट होकर के? 1,20,000। ये 80% के बराबर है। आप 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो आपकी टोटल पेंशन आ जाएगी। टोटल पेंशन क्यों चाहिए? एग्जेम्पशन के लिए। ठीक है, वो बात का काम करेंगे। कंप्यूट टैक्सेबल पेंशन इफ ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एंड नॉट रिसीविंग ग्रेच्युटी, नॉन गवर्नमेंट एंड रिसीविंग ग्रेच्युटी बट नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो पेंशन के लिए कवर्ड अनकवर्ड वाली बात तो बोली नहीं कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो या नहीं कवर्ड हो। ठीक, अभी केस ए राठौड़, क्या आंसर होगा? ओनली राठौड़, ओनली, है ना? केस ए। अरे राठौड़ एक ही है हमारी पूरी क्लास में। हाँ, राठौड़ एक ही है, तांबी एक ही है, ऐसे सिंगल सरनेम, सिंगल नहीं, नो पास। ये पास वाला क्वेश्चन, अरे पास वाला क्वेश्चन ही नहीं है। सबने पेंशन आज ही पढ़ी है। हाँ, बहुत आसान है, एक बार पढ़ के तो देखो लिखा क्या है। तुमने यही नहीं पढ़ा कि लिखा क्या है। तुम्हारे हिसाब से फुल्ली हाफली पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा पेंशन का पैसा। क्यों हो जाएगा पूरा एग्जेम्प्ट? अच्छा यार, भयंकर तुम भी ना एक नंबर चीज हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाती है, पूरी पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी फुल्ली। फिर से पूछ रही हूँ, अरे लॉक कर दें? लॉक तोड़ दो, फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होगी। कंप्यूटेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेंशन आपको मंथली मिल रही है वो तो फुल्ली टैक्सेबल होती है। इधर 3,000 पर मंथ तो मिल रहा है ना, ये तो टैक्सेबल होगा। जो ये आपको कम्यूट होकर के पेंशन मिल रही है ये एग्जेम्प्ट होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। केस ए, केस बी और इधर आ गया केस सी। ठीक, चलिए सबसे पहले आप इधर अनकम्यूटेड पेंशन का लिखो। अनकम्यूटेड नहीं, रुक जाओ जरा, पहले पेंशन का अमाउंट लिखना पड़ेगा। अनकम्यूटेड पेंशन ना समझना इधर, अभी सॉल्व मत करो, छोड़ो, पहले समझो इधर। 1/4/23 से लेकर के 1/8/23 तक, मतलब जुलाई कर दो इधर, 31 जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का तो सीधा सीधा इसका 3,000 × 4 12,000 हो गया कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट। कम्यूटेड का इधर हो गया 3,000 × 4 12,000। अभी क्या अगस्त में 100% पेंशन कम्यूट हो गई है क्या? केवल 80% पेंशन कम्यूट हुई है। तो मतलब अभी भी 20% पेंशन इसको कैसे मिल रही है? मंथली मिल रही है ना। पहले 3,000 पर मंथ मिलता था, अब 3,000 की जगह 3,000 का 20% करो, 600 रुपया।
₹600 रिमेनिंग मंथ्स के लिए, तो अभी भी मंथली ही मिल रहा है। तो ये हो गया 1 अगस्त 23 से लेकर के 31/3/24 तक ये पैसा इसको मंथली मिलेगा। 600 कहां से? 3000 पहले मंथली मिल रहा था, अब 3000 का 20% मंथली मिलेगा। 3000 का 20%, क्योंकि 80% पेंशन कम्यूट हो गई है। तो अनकम्यूटेड अभी भी कितनी बची है? 20,000, 20%, 100 माइनस 80, राठौड़ 100% माइनस 80%, 20% पेंशन अभी भी मंथली मिल रही है। 600 इंटू 8, ठीक है, इतना समझ आया? हाँ, अभी फिर बोलो। 48, इतना समझ आया? ये हो गया केवल कम्यूटेड वाला पार्ट। कम्यूटेड तो सबके लिए, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसमें तो कोई लड़ाई करनी ही नहीं है। ये गवर्नमेंट वाला था, ये नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट प्लस नो ग्रेच्युटी, और ये है नॉन गवर्नमेंट प्लस ग्रेच्युटी, ठीक है। अभी कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट आपको ऑलरेडी दे रखा है। कम्यूटेड का कितना? 1,20,000। कम्यूटेड पेंशन है 1,20,000। ठीक है। अभी एग्जेम्पशन माइनस एग्जेम्पशन, इसके लिए तो पूरा 1,20,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो इधर आ गया नील। हाँ, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। इसके लिए 1,20,000 में से एग्जेम्पशन का अमाउंट आप लोग कंप्यूट करके बताइए कितना अमाउंट इसके लिए एग्जेम्प्ट होगा। ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन होता है। हाफ ऑफ टोटल पेंशन आप करोगे। 1,20,000 इसको मिल रहा है तो इसका टोटल हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख का आधा इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्या ये सही है क्या? हैं? देखो इधर है ना, केसेस लिख लेते हैं अलग। केस बी, केस बी में बात नहीं करो प्लीज। केस बी के अंदर 1,20,000 की पेंशन आपको लमसम मिल रही थी, डिवाइडेड बाय 1/20 कितने के बराबर है? 80% के, तो 100% पे आ गया आपका 1.5 लाख। अब हाँ, टोटल पेंशन का 1/2, हाँ 1/2 ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और सी वाले केस में क्या होगा कुणाल? श्योर? क्यों हो जाएगा 50,000 एग्जेम्प्ट? हाँ, गुड, बढ़िया। इधर हो जाएगा 1.5 लाख का हाफ, 75,000 एग्जेम्पशन का अमाउंट है ये। और कहाँ? तो कम्यूटेड में से तो डिडक्शन मिलेगी, वो तो 1/20 से ही मिलेगी ना। डिडक्शन तो 1/20 से ही मिलेगी ना। कम्यूटेड पेंशन कितनी रिसीव हुई है? 1/20 में से ही 75 की डिडक्शन मिलेगी।
ये 75 निकालने के लिए 1.5 लाख निकालना है। हाँ, ऐसे इधर 1.5 लाख नहीं लिखना, 1.5 लाख तो मिला ही नहीं है, ठीक है। नहीं, पेंशन में कंफ्यूजन होता है, सबको होता है, ठीक। तो इधर आ गया इसका कितना। अब केस सी में 1.5 लाख तक तो कोई समस्या होगी ही नहीं, 1.5 लाख तो सेम ही आएगा। 1/20 डिवाइडेड बाय 80%, एग्जेम्प्ट कितना करोगे आप, 1/3, मतलब 50,000। सोलह 800 बाहर लिखो और इधर आ गया आपका ये 70,000, ठीक। अब टोटल टैक्सेबल पेंशन ए और बी मिला करके टोटल आपकी टैक्सेबल पेंशन आ गई। पहले वाले के केस में तो 16,800 आ गई, दूसरे वाले के केस में 45,000 है, 61,800 है ना, 61,800। और तीसरे वाले के केस में 86,800। 16,800, 61,800, 86,800, ये है टैक्सेबल पेंशन। हाँ, ये चीज ना, ये वाली जो चीज है ये आप वर्किंग नोट में शो करना, यहां पर नहीं, ये वर्किंग नोट में शो करना अच्छे से फैला करके। ऐसे ही कर दिया तो खिचड़ी हो जाएगा, हो जाएगा, इसलिए हमेशा वर्किंग नोट में करना चाहिए। 600 आया कहां से, 600 आया 3,000 की पेंशन आपको मंथली मिल रही थी ना। अब 1 अगस्त से 3,000 मंथली नहीं मिल रहा, क्योंकि 80% पेंशन अब आपका लमसम हो गया, तो मंथली कितना बच रहा है अभी भी, 20%। तो 3,000 का 20% मतलब 600 अभी भी आपको महीने की महीने मिलेगा। रिमेनिंग मंथ 4 तो ऊपर आ गए, बचे हुए 8 नीचे, समझे। टोटल पेंशन के लिए हम कम्यूटेड नहीं मिलाएंगे ना, टोटल पेंशन में सब कुछ आ गया। जैसे ही आपने डिवाइडेड बाय 80 करा ना, तो आप उसको 100% पे ले आए ना पेंशन को, टोटल का ही तो 80% पेंशन कम्यूट हुआ है। पेंशन का एक ही एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है मॉड्यूल में, बच गए। 16,800 जो रुक गया वो कहाँ रुक गया, 16,800, 16,800 रुका नहीं है, 16,800 मिल रहा है मंथली। पहले 12,000 मिल रहा था 4 महीने के लिए, फिर बाद में 4,800 मिल रहा है, 16,800 पूरे साल का मिल रहा है, सॉरी 16,800 ईयरली मिल रहा है आपको पेंशन का। इसके अलावा आपने 1,20,000 लमसम और ले लिया, अगर अनकम्यूटेड होके मिलते पूरे 12 महीने तो वो 1.5 लाख हो जाती। हाँ, टोटल अगर अनकम्यूटेड होकर के मिलता तो टोटल पेंशन 1.5 लाख थी अपनी। यस, 1.5 लाख टोटल पेंशन है, उसमें मंथली, उसमें लमसम सब कुछ आ गया, क्योंकि इधर क्या लिखा, 80% ऑफ हिज पेंशन, जितनी भी पेंशन उसको मिलने वाली है ना, उसका 80% लमसम में मिल गया 1,20,000। तो अगर 1,20,000 80% के बराबर है तो 100% पे निकाल लो, 100% क्या आएगा, 100% आएगा टोटल पेंशन। ओके ओके, यार पेंशन का एक और क्वेश्चन तो था, रुको इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, ये अभी आपको जो डीटी का क्वेश्चन बैंक मिलेगा ना, उसी का क्वेश्चन है।
Mr. Sagar, who retired on 1/10/23 is receiving 5,000 per month as pension. On 1st February 24, he commuted 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension. You are required to compute तीनों चीजें. सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी किया था, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए प्लीज. सागर को 1/10/23 को सागर रिटायर हुआ है, 5,000 की पेंशन पर मंथ मिल रही है. 1/10/23 से आपको इसकी पेंशन की कंप्यूटेशन स्टार्ट करनी है. 1 फरवरी 24 को, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, वही 4 महीने के लिए 5,000 पर मंथ मिल रहा है इसको. उसके बाद 60% पेंशन इसकी लमसम हो रही है, तो 40% अभी भी मंथली बची हुई है. 5,000 का 40% अभी भी इसको मंथली मिलेगा रिमेनिंग 2 महीने के लिए. 2 महीने कौन से? फरवरी और मार्च. ठीक, ये रिटायर ही मिड में हो रहा है, आप पूरे 12 महीने तो लोगे नहीं. रिटायर ही अक्टूबर में हो रहा है. ये प्रीवियस क्वेश्चन में तो वो रिटायर ही एंड में हो रहा था, ईयर के 31 मार्च को रिटायर हो रहा था, तो पूरे 12 महीने आ रहे थे. पर यहां पर हमारे केवल 6 महीने आएंगे. 4 महीने तो अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक, और फिर फरवरी और मार्च के 2 महीने. वो उस 2 महीने में ध्यान रखना है कि 5,000 का 40% करना है. 40% कहां से आया? 100% पेंशन में से कम्यूटेड वाला, लमसम वाला अमाउंट आप हटाओगे तो रिमेनिंग आपका आ गया 40%. 40% अभी भी मंथली मिल रही है. तो टोटल आपकी जो मंथली पेंशन है वो आ गई है कितनी? 24,000. ये 24,000 तो सबके लिए टैक्सेबल होगी. 24,000 तो सब में आएगा. तीनों केसेस में 24,000 आ जाएगा. ठीक है. अब गवर्नमेंट वाले के लिए ये जो 3 लाख मिल रहा है लमसम, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो गवर्नमेंट के लिए पूरा एग्जेम्प्ट, इसके लिए टैक्सेबल आ गई ओनली 24,000. हो गया था क्या ये वाला? हाँ जी, कोई सवाल केशव? हाँ, नील हो गया ना. ठीक है. सेकेंड, अब प्राइवेट सेक्टर है और ग्रेच्युटी मिल रही है रिटायरमेंट के टाइम पे. ग्रेच्युटी रिटायरमेंट पे मिलती है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 1/3 ऑफ टोटल पेंशन. 1/3 ऑफ टोटल पेंशन. ठीक है. कम्यूटेड वाले में कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी, 24,000 एज इट इज आ गया. अभी आपको 3 लाख, पहले आपको टोटल पेंशन निकालनी पड़ेगी. टोटल पेंशन कैसे कंप्यूट करोगे? 3 लाख 60% के बराबर है, तो 100% पे निकालोगे और उसका 1/3. ये आ गया 1,66,667. 1,66,667. हाँ, सब कुछ मिक्स आता है एक क्वेश्चन में. ग्रेच्युटी आ जाएगा, पेंशन आ जाएगा, अलाउंसेस आ जाएंगे, परक्यूजिट्स आ जाएंगे, और फिर बोलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी. ये कंप्यूटेशन हुई है 3 लाख 60% के बराबर है, और उसका इंटू 1/3. ठीक. नेक्स्ट वाले में 24,000 सेम. 3 लाख में से आपको टोटल पेंशन का 1/2 एग्जेम्पशन मिलेगी. टोटल पेंशन फाइंड करने का तरीका सेम, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% और उसका आधा कर दो, 2.5 लाख.
हाँ जी, कोई डाउट? अरे तो वो तो, हाँ उसके लिए ये तो करना ही पड़ेगा ना। 5 लाख डायरेक्ट कैसे आएगा? कैलकुलेटर पे आएगा, पर कंप्यूट तो करना है ना। और डायरेक्ट नहीं काम चलता है, आपको वर्किंग नोट में सब कुछ बता करके आना है डीटी के अंदर। डीटी में मेन आंसर से ज्यादा नंबर होता है वर्किंग नोट के। अच्छा, आंसर ही नहीं लिख करके आए, केवल वर्किंग नोट लिखे आए, तो इतनी भी गड़बड़ नहीं करनी। मेन जो आपका फाइनल आंसर होता है ना, उसके नंबर होते हैं 1 से 2। रिमेनिंग मार्क्स स्टेप वाइज तो उधर होते हैं, और फिर आपके वर्किंग नोट के भी नंबर मिलते हैं। तो डीटी में वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने पेंशन कर लिया, अभी नेक्स्ट क्लास में हम पीएफ करेंगे, पीएफ या फिर लीव सैलरी में से कुछ एक। धन्यवाद। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सबसे पहला ग्रेच्युटी, दूसरा पेंशन, अब ये तीसरा लीव सैलरी। लीव सैलरी वैसे तो रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होता है, पर इसको आप उसमें इंक्लूड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपकी स्वयं इच्छा पर ये चीज डिपेंड करती है। ठीक, लीव सैलरी होती क्या है? आपको कंपनी से कुछ टाइम की लीव ऐसी मिलती है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी आपको बोल रही है कि आप पूरे ईयर में, पूरे साल भर में मिला करके आप 60 डेज की लीव ले सकते हो, और ये 60 दिन की आप जो लीव लोगे ना, इसका पैसा भी नहीं कटेगा। मतलब इस लीव सैलरी का आपका जो भी सैलरी का अमाउंट है, वो आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। आप उतने दिन नौकरी पर नहीं आए, अगर आपने लीव ले ली 60 डेज की, ये कंपनी अलाउ कर रही है आपको, और ये कंपनी टू कंपनी चेंज होती है। कोई कंपनी 60 डेज की अलाउ करेगी, कोई 30 डेज की करती है, कोई मर्जी है जितने दिन की करे। ठीक, तो ये 60 डेज का जो पैसा है, ये पैसा आपका इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होगा। अब एक्यूमुलेटेड पैसे को आपका मन करे तो आप ईयर एंड पर इस पैसे को विड्रॉ करवा लो, या फिर आपका मन करे तो आप इस पैसे को सीधा रिटायरमेंट पर रिसीव करो। दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हो, टैक्सेबिलिटी सेम होगी, टैक्सेबिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो लीव सैलरी क्या होती है? आपकी जो भी अनअवेल्ड लीव होती है, आपने क्या करा, आपने ये 60 डेज की लीव ली ही नहीं, आपने 60 दिन भी काम करा, 60 दिन काम करा, तो ये पैसा आपका इकट्ठा होगा ना। भाई कंपनी ने छुट्टी दी थी पर आपने छुट्टी ली नहीं, तो उस दिन का पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। और ये एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होकर के आप इसे कभी भी ले सकते हो। तो लीव सैलरी क्या होता है? जो आपकी अनअवेल्ड लीव्स होती है, अनअवेल्ड लीव्स मतलब आपने कितनी लीव ऐसी थी जो आपको फ्री में मिल रही थी, पर आपने वो लीव्स अवेल नहीं करी, आपने उनका बेनिफिट नहीं लिया, आप उस दिन भी काम पर गए, उन लीव्स का पैसा इकट्ठा होता रहता है, और उन लीव्स को बोला जाता है अनअवेल्ड लीव्स। अवेल वर्ड का मतलब बेनिफिट ले लेना, अनअवेल्ड का मतलब क्या हो गया? आपने बेनिफिट नहीं लिया। बेनिफिट नहीं लिया तो आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है, आप वो पैसा ले सकते हो। ठीक, पैसा ले रहे हो तो टैक्सेबिलिटी तो आएगी ही आएगी, और टैक्सेबिलिटी कंपनी के हिसाब से नहीं आएगी, टैक्सेबिलिटी आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से। कंपनी तुमको 60 दिन की लीव दे रही है, 70 दिन की दे रही है, 80 दिन की दे रही है, इनकम टैक्स को लेना देना ही नहीं है। इनकम टैक्स ने खुद के 30 दिन बता दिए, मैक्सिमम लीव कितनी अवेल कर सकते हो? 30 दिन की। अगर एम्प्लॉयर उससे ज्यादा दे रहा है तो भी 30, कम दे रहा है तो कम, ज्यादा दे रहा है तो 30। मैक्सिमम आप पूरे ईयर में इनकम टैक्स के हिसाब से कितनी लीव्स ले सकते हो? 30 डेज, मतलब 1 महीना पूरे ईयर में, हर महीना 1 महीना नहीं। ज्यादा ही खराब जोक हो गया लगता है। हाँ एकदम ऐसे हो गए सन्नाटा। खैर कोई बात नहीं,
इट हैपेंस। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, खैर कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। द पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, वो लीव्स जो आपने अवेल नहीं करी, उस पे आप जो कैश निकलवाना चाहते हो, उसका पेमेंट लीव सैलरी कहलाता है। अब अगर आप सरकार की जमाई हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट, सरकार से शादी कर ली, सरकार की बेटी से, सॉरी, सरकार की बेटी कौन होगी, सरकारी, छी। भाई जी, तो फिर कितने लोग शादी करेंगे उनसे, तो राजमाता हुई। ठीक, तो अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो तो आपके लिए लीव सैलरी का जो पैसा मिल रहा है फुल्ली एग्जेम्प्ट। चलो भाई, फंसता है बेचारा प्राइवेट वाला। अदर एम्प्लॉइज के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या हुआ, सबसे पहला तो स्टैंडर्ड लिमिट 25 लाख। ग्रेच्युटी में लिमिट कितनी थी, 1 लाख, 20 लाख। ग्रेच्युटी में स्टैंडर्ड लिमिट कितनी थी, 5,000। ग्रेच्युटी में स्टैंडर्ड लिमिट कितनी थी आयुषी, 20 लाख। आयुषी कह रही पूछने का सवाल ही नहीं था, तो 20 लाख। हाँ जी अक्षी, क्यों उसकी है, ऐसे ऐसे करती करती रह गई, बताओ। तो इसमें ये कैसे हुआ है? 20 लाख तो फिर से, अच्छा 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 अच्छा, मैं भी करती हूँ तभी तो। क्रिश बताओ। ऐसे तो आजकल वही फेमस हो रहा है, चलो नहीं कहीं नहीं, चलो बैठो। हाँ, कितना लिमिट है, 20 लाख। राठौड़ तांबी लिमिट। अरे लिमिट पूछ रही हूँ मैं, क्या पक्की विनीत, पक्की बात भरत, 20 लाख ही होगी ना, मैं नोट्स खोल के बैठा हुआ हूँ। हाँ, ग्रेच्युटी में लिमिट होती है 20 लाख। अभी आक्षी जी, पेंशन में लिमिट क्या होती है? पेंशन, पेंशन वही मेरे बाजू में रहती है, वही 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 पेंशन। तो लीव एनकैशमेंट में स्टैंडर्ड लिमिट होती है 25 लाख की। पहला मामला खत्म। दूसरा, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, मतलब अमाउंट रिसीव्ड। पहला हो गया स्टैंडर्ड लिमिट 25 लाख, दूसरा हो गया अमाउंट रिसीव्ड, तीसरा हो गया 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी सेम जो आपने ग्रेच्युटी में निकाली थी, बस ग्रेच्युटी में प्रीवियस मंथ से होता है, यहां पर रिटायरमेंट वाले दिन से 10 महीने लेने हैं। मतलब इधर कंप्यूटेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि डेज में आंसर आता है। रिटायर हुए वो वाला मंथ वो डेज में आएगा, और जो लास्ट वाला मंथ है वो डेज में आएगा। मतलब इसमें आपको कंप्यूटेशन कैसे करनी है, जैसे सपोज आप 2 अगस्त को रिटायर हुए, तो आप अगस्त के एक दिन लोगे, अगस्त में से आपको एक दिन लेना है, फिर उसके बाद 9 मंथ अलग, और वो जो लास्ट में मंथ खत्म होएगा उसके आपको 30 दिन लेने हैं। वैसे जाकर के पूरे 10 महीने खत्म होंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो
मान लो कोई पर्सन रिटायर हुआ है 12 नवंबर को, है ना, तो आप नवंबर के 11 दिन लोगे, नवंबर के 11 डेज लेने, ठीक है। फिर रिमेनिंग मंथ्स तो कंप्लीट आएंगे, और फिर इधर जो लास्ट मंथ है वो भी डेज में आएगा, ऐसा। तो पहला और आखिरी ये दोनों डेज में आएंगे। बिल्कुल 30-31 करना पड़ेगा। गिनने क्या बैठेंगे, ये नहीं होता। वैसे अब तो याद ही हो गए होंगे। फरवरी में कितने दिन होता है ना, देखो। अरे तो वो तो अपन 25 में कर रहे हैं ना कार्यक्रम पूरा, वो नहीं देखना। तो 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी आपको लेनी है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस दिन रिटायर हुए उससे जस्ट पहले वाले दिन से 10 महीने लेने, महीने से नहीं। आ गया। अच्छा, ये 3 चीजें खत्म। अब जो दुविधाजनक चीज है ना वो है ही 4th वाली, ये 4th वाला, अनअवेल्ड लीव्स इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी में तो दुविधा नहीं है, ये तो सेम ऊपर वाली है। एवरेज सैलरी तो वही आपको लेनी है। अनअवेल्ड लीव्स का मतलब क्या होता है समझना। अनअवेल्ड का मतलब वो लीव्स जो आपने नहीं ली है, जिनका बेनिफिट आपने क्लेम नहीं करा, उनका आपने पैसा ले लिया, ठीक। ये कैसे कंप्यूट करते हैं, सबसे पहले आपको देखना है ग्रॉस लीव्स और 30 डेज इनकम टैक्स के हिसाब से। ग्रॉस लीव यानी कि कंपनी के हिसाब से, और सरल भाषा में लिखूं तो कंपनी जितनी लीव दे रही है या फिर इनकम टैक्स जितनी लीव दे रहा है। इनकम टैक्स देता है 30 डेज। फॉर एग्जाम्पल कंपनी आपको दे रही है पूरे साल भर में 60 दिन की लीव, एग्जाम्पल, तो आप इधर लोगे 30 डेज। सबसे पहले आपको टोटल लीव्स लेनी है। टोटल लीव्स किसके हिसाब से, कंपनी या फिर इनकम टैक्स, विच एवर इज लोअर, जो भी कम है। अगर कंपनी इधर आपको, सपोज कंपनी आपको इधर 20 डेज की लीव ही दे रही होती तो हम इधर कंपनी का लेते हैं, लोअर वाला लेना है, ठीक। इसका मतलब पहला वाला पॉइंट, टोटल लीव्स जो है वो 30 डेज से ऊपर नहीं जाएगी कभी भी, क्योंकि इनकम टैक्स मैक्सिमम 30 डेज की लीव देता है। इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, इसके नीचे ही जाएगा कार्यक्रम। नीचे कब, जब कंपनी ही कम लीव्स दे रही हो। माइनस अवेल्ड लीव्स। अवेल्ड लीव्स क्या होगी, वो लीव्स जो आपने पूरे ईयर में जो अवेल कर चुके हो। जैसे सपोज आपने लीव्स अवेल कर ली है 20 डेज की, 30 डेज की टोटल लीव्स थी, 20 डेज की लीव्स अवेल आपने कर ली है ऑलरेडी, तो आपके पास अनअवेल्ड कितना बच गया, 10 डेज। ये आपकी अनअवेल्ड लीव्स है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे निकलती है अनअवेल्ड लीव्स। एक सेकेंड, अनअवेल्ड लीव्स का कार्यक्रम हो गया डन। अभी नोट तो पढ़ो। अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, मतलब नौकरी के टाइम पे अगर लीव सैलरी मिली है तो फुल्ली टैक्सेबल होगी। लीव सैलरी नौकरी के टाइम पे मिली है तो फुल्ली टैक्सेबल। एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिस दिन रिटायर हुए उससे पिछले वाले दिन से 10 महीने लेने हैं, काउंटिंग डेज में होगी। इसका मतलब अगर आप मंथ एंड पर ही रिटायर हो तब तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर आप मिड में रिटायर हुए हो तो डेज में काउंटिंग हो जाएगी। सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब बेसिक, डीए अंडर टर्म्स वाला और कमीशन सेल्स वाली। ये वाली सैलरी कहीं और भी पड़ी थी शायद। ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड तीनों मिक्स कर दिए। प्रोविडेंट फंड तो अभी तक पढ़ा ही नहीं।
बिल्कुल, जहां पर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता वहां एवरेज सैलरी लेते हैं और उसकी एवरेज सैलरी भी यही होती है, बेसिक, डीए अंडर टर्म्स, कमीशन, सेल्स वाला। अब अनअवेल्ड का ये जो कार्यक्रम मैंने इधर लिखवाया है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर। क्या हो अगर हमारी अनअवेल्ड लीव्स लेस देन 0 में है? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अरे हो तो सकती है पर फिर यहां बात ही नहीं आएगी ना, तो टैक्सेबिलिटी किस बात की, इनकम ही नहीं होगी। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। वो कंपनी के हिसाब से मिलेगी तो हाँ, टैक्स 30 दिन के हिसाब से जो डेज कंप्यूट होंगे ना, डेज कंप्यूट होंगे इनकम टैक्स के हिसाब से। वो सैलरी मिलेगी कंपनी के अकॉर्डिंग, डेज आएंगे इनकम टैक्स के हिसाब से। उसके मन में सवाल आ रहे हैं पर उसको सवाल नहीं करने दे रहे हो। हाँ हाँ बताओ। देखो आपको कंपनी ने लीव दी 60 दिन की कि तुम मजे से 60 दिन की छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। तुमको टोटल लीव 60 दिन की मिली है, अब उसमें से मान लो पूरे के 60 ही अनअवेल्ड है पूरे, तो कंपनी से पैसा तो तुम्हें 60 का मिलेगा, टैक्स के लिए हम 30 दिन का ले रहे हैं। अब आज के लिए इतना ही, इसका क्वेश्चन हम कल करेंगे। धन्यवाद।